हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मास्टर कोर्स में। आपको बता दें कि जो मास्टर कोर्स है क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे लाया गया है और ये कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, इस कोर्स का नाम है मास्टर कोर्स CTQ यानी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट को समझेंगे। और जो इसका मेन की पॉइंट है इस कोर्स का वो ये है कि इंपॉर्टेंट थ्योरी विथ डेरिवेशन, आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर बताया जाएगा जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक्स बताया जाएगा और इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो कोर्स है इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और जो आने वाले बोर्ड्स एग्जाम्स है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, बेसिकली CBSE हो, BSE हो या फिर कोई अदर बोर्ड्स हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज में डेली के लगभग 20 से 25 मिनट अगर आप स्पेंड करते हैं तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। इस तरीक़ा से यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को से जुड़िए और दूसरे को भी बताइए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि क्लास 11th का भी कोर्स यहाँ पर बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कि देखिए थर्मोडायनामिक्स हमारे कोर्सेज जो कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए हालांकि ये भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है बट ये क्रैश कोर्स सीरीज का है, ठीक है। जो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ऑलरेडी हम लोग 2 कोर्सेज कर चुके हैं यहाँ पर, जो यूट्यूब चैनल जो हमारा है फिजिक्स यार यहाँ पर मिल जाएगा। फिर मैथमेटिकल टूल्स जो कि सभी के लिए जरूरी है, इसका कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। क्लास 10th का फिजिक्स मिल जाएगा। और अब जो ये यहाँ पर चल रहा है वो क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 12th के लिए, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये कहे कि आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में ये मदद करेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और एक यहाँ पर जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है लगभग पूरे का पूरा यही पैटर्न रहने वाला है। और कुछ ही दिनों में, यानी कि आप ये बोल सकते हैं 45 दिन से 60 दिन के अंदर हम पूरी की पूरी 12th फिजिक्स यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। इसमें आप लोग ढेर सारे लगभग 400 क्वेश्चन आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंप्लीट करने ही है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले होता क्या है, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक वैसा टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज होता क्या है, देखिए ये कोर्सेज जो है ना ये क्रैश कोर्स बेस्ड है, तो हम चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे। तो आप लोग सुनने पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा आप लिखने पर फोकस नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा इस नोट्स का, तो आप लोग वहाँ से भी फोटोकॉपी करवा सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा यहाँ पर लिखने पर ध्यान नहीं देंगे, सुनने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही है किस पैटर्न पर, ठीक है। तो अब देखिए चार्ज क्या होता है, जो फंडामेंटल चार्ज है नेचर में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि आप किसी भी बॉडी पर जो चार्ज देखते हैं वो चार्ज आया कहाँ से, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन से आया और प्रोटॉन से आया। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से नीचे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, यही बेसिक है। तो अब किसी बॉडी पर चार्ज एराइज कैसे होता है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि देखिए जो चार्ज एराइज होता है ना किसी बॉडी पे, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यानी कि अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है, तो जब आप दोनों को रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि एक बॉडी से चार्ज निकलकर दूसरे बॉडी में चले गया। और चार्ज निकलता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, बिकॉज देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, आउटर ऑर्बिट में होता है। और ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में होता है, जो बंधा हुआ होता है, तो इसीलिए प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलकर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, तो जब निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चले गया तो इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस। तो यही प्रोसेस है आपका क्या, चार्ज एराइज होने का, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ पर कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान ले कि जैसे चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर यह -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। फिर अगर आप चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये उतना ही होता है लेकिन प्लस में आता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है और मास ऑफ प्रोटॉन 1.672, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में 1.675, ये इतना ही का फर्क होता है। और 10⁻27 kg ये तो आपका होता ही है, ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट आपका चार्ज का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। देखिए चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो कूलम्ब होता है, ठीक है, COULOMB कूलम्ब। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करेंगे
यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ESU बोल सकते हैं और ये CGS सिस्टम में है और इसी को आप स्टैट कुलम भी बोलते हैं। इस पर आप स्टार मार्किंग लगा लें, बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। कई बार रिलेशन पूछे जाते हैं और ये भी पूछ देते हैं कि जो चार्ज का जो डिफरेंट यूनिट है, ठीक है, उसमें क्या क्या रिलेशन होता है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये स्टैट कुलम है, स्टैट सी, यानी 1 कुलम जो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कुलम के बराबर होता है। आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये 1 कुलम इक्वल टू इतना है, ना कि 1 स्टैट कुलम इक्वल टू ये इससे ये नीचे चल जाएगा, इसके बराबर है। तो आप ये कुलम और स्टैट कुलम किसके आगे पीछे है ये आपको देखना होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे एग्जाम में और गलती करके आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग ABC भी बोलते हैं शॉर्ट में, AB कुलम, ठीक है। और 1 कुलम होता है 1/10 AB कुलम के बराबर होता है। फिर अगर आप मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे, देखिए चार्जिंग का 2 मेथड है बेसिकली, एक फ्रिक्शन है और दूसरा इंडक्शन है। अब शॉर्ट में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए जब एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी में अगर आप रगड़ते हैं, ठीक है, और रबिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में चले जाता है और इस प्रकार से चार्ज हो जाता है। इसको हम लोग फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। इंडक्शन मेथड क्या होता है? इंडक्शन मेथड जो है वो चार्जिंग है विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के अगर आप किसी बॉडी को, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के नज़दीक में रखकर चार्ज कर देते हैं, तब इसको इंडक्शन कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर आप एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, और ये पहले से ऑलरेडी चार्ज है, अब अगर आप दूसरे बॉडी को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इस साइड प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बॉडी भी चार्ज होता हुआ दिखता है। तो दिस इज द इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि चार्ज 2 तरह का होता है, ठीक है, एक माइनस और दूसरा प्लस। अब ये प्लस माइनस चार्ज जो है, आपको पता है कि अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस में, ये एक दूसरे को खींचता है, फोर्स लगाता है, और अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ फेंकेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि कितना फोर्स लगाता है, ठीक है, कितना फोर्स लगाता है। तो आप यहाँ पर देखिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी कि एक दूसरे को धक्का देगा, और इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होता है वो Q1 × Q2 बाई और ये Q1 × Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ r² के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसको कंबाइंडली लिखेंगे तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई r² के। अब यहाँ से आप एक प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लेंगे, और ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन r, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है वैक्यूम का, और एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जो एयर के लिए होता है वो बेसिकली 1 होता है, सभी मीडियम का अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो वहाँ पर परमिटिविटी आपको दे दिया जाएगा कि किस मीडियम का कितना लेना है, और इस फॉर्मूला पर बैठाकर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एयर की बात करेंगे तो एयर में यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर एयर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एयर के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जब 1 होता है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर आप अगर देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r² के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ का शॉर्ट था, ठीक है। नोट्स ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोग को रिवीजन के पर्पज़ से, कि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर, और चीज़ों जो पुरानी हो गई है, ठीक है, अब धुंधली नज़र आ रही है आप लोगों को, जो चीज़ें उसको यहाँ पर फिर से रिकैप कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चंस करते हैं और इसी के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें दी गई है। ये स्लाइड आपका थोड़ा सा धुंधला है, आगे की स्लाइड मैं ठीक कर दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, इसीलिए परेशान आप लोग नहीं होइएगा, और होप सो यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ 2 पॉइंट्स। अब समझिएगा चीज़ों को, जैसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं यहाँ पर, और इससे कैसे थ्योरी निकलकर सामने आता है। कह रहा है कि सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि 2 चार्ज है आपके पास पॉइंट चार्ज, और दोनों का सम जो है वो 7 माइक्रोकूलम है। दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ये फॉर्म 2009 में पूछा हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों का सम 7 माइक्रोकूलम है। तो मान लीजिए कि सपोज दैट, देखिए एक चार्ज मान लेते हैं Q है, ठीक है, ये चार्ज आपका क्या मान लिए Q है, और ये दूसरा चार्ज हम मान लिए कितना आ जाएगा, 7 माइनस Q आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 7 के बराबर है, ठीक है, ये हम मान लिए अपने मन से।
और आपको पता है कि इसके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि आर का वैल्यू कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है, और फोर्स कितना दे रखा है, 1 न्यूटन दे रखा है। तो आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, कौन सा, कूलम्ब्स लॉ। देखिए यही चीज़ है कि लेट वन ऑफ द टू चार्जेज इज क्यू, एक क्यू है और दूसरा कितना हो जाएगा, 7 माइनस क्यू आ जाएगा माइक्रो कूलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 माइक्रो कूलम दे रखा है। अब कूलम्ब्स लॉ कहता है कि F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अब देखिए F 1 न्यूटन दिया हुआ है, R 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए और इस यहीं पर इस फॉर्मूला में रख दिए। F के जगह पे 1 रखे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, एक Q1 के जगह पे Q रख दिए और Q2 के जगह पे आप रख दिए 7 माइनस क्यू माइक्रो माइक्रो, 2 बार माइक्रो माइक्रो आएगा और ये इतना आ गया 0.3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं 9 × 10⁻9, आप इसको याद रखेंगे। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं 9 × 10⁻9, फिर यहाँ से Q 7 माइनस क्यू और ये माइक्रो माइक्रो है, यानी माइक्रो 10⁻6 और यहाँ पर एक और माइक्रो 10⁻6। चीज़ों को देखते चलिए और याद करते चलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया। सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग क्या किए, इधर कर दिए। जब इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻2 और फिर यहाँ से ऊपर वाला यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब 9 से 9 कैंसिल, 10⁻2 और 10⁻9 है यहाँ पर और 10⁻12 है। तो देखिए 9 और ये आ जाएगा आपका कितना, 9 और -12 यानी कि 10⁻3 आ जाएगा। तो -3 से -2 कैंसिल, तो एक 10 तो नीचे बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया, Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम। मतलब आप यहाँ पे चार्ज क्या होगा, एक चार्ज 2 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r²। कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि एक ग्राफ यहाँ पर कह रहा है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ठीक है, किसके बीच में, F और 1/r² के बीच में, जहाँ पर R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज है, ईच पेयर, ठीक है, और ईच पेयर ऑफ चार्ज 1 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम एंड 1 माइक्रो कूलम एंड -3 माइक्रो कूलम, और इंटरप्ट द ग्राफ ऑब्टेंड, ठीक है। और जो ग्राफ आएगा इसको इंटरप्रेट कीजिए आप। इंटरप्रेट करने का मतलब है कि ग्राफ को आप समझाइए कि ये ग्राफ कैसे आया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि F और 1/r² के बीच ग्राफ खींचना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। आपको क्या सिलेक्ट करना है, F, और साथ ही साथ 1/r² आप लोगों को करना है, Q1 Q2 और इसको छोड़ देना है। तो आप इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/r²। अब इसको हम लेते हैं y एक्सिस पर F को, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/r² आपको लेना है, तो 1/r² को आप लेते हैं x एक्सिस पर, ठीक। और ये जो बगल में बचा है ये सब का सब क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए इसको ले लिए y एक्सिस पर, यानी y इक्वल टू, इसको x एक्सिस पर ले लिए हैं ये वाले को x, और ये कांस्टेंट है यानी y इक्वल टू mx। अब बताइए y इक्वल टू mx जो है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये पास करता है, किससे पास करता है, आपका सेंटर से पास करता है, ठीक है। y इक्वल टू mx और ये सेंटर से पास करेगा। जब ये सेंटर से पास करेगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो सेंटर से भले ही पास करता है लेकिन कितना एंगल पर पास करेगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये आ गया आपका। अब ये जो है यहाँ से ऐसे पास करेगा, या फिर इतना एंगल पर पास करेगा, या फिर इतना एंगल पे पास करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका m, ठीक है, ये m डिसाइड करेगा। और ये m क्या है, Q1 Q2 बाई 1/4 पे एप्सिलॉन। देखिए इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये है आपका कांस्टेंट, ठीक है। अब Q1 इंटू Q2 का रेशियो आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 सेट दे रखा है, एक दे रखा है Q1 Q2, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -3 आएगा, ये चीज़ देखिए आप। तो अगर 2 आएगा और -3 आएगा तो 2 वाले का क्या आ जाएगा, स्लोप कम आएगा और इसका ज़्यादा आएगा। मैग्नीट्यूड देखिए, एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि 1 और -3 है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर +3 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, +3 डाल यहाँ पर सही कर लीजिए। तो ये किसका स्लोप ज़्यादा, तो 1 3 वाले का ज़्यादा,
क्योंकि Q1 Q2 का यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए ग्राफ तो यहीं से पास करेगा, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ होगा ये 1 2 का होगा और ऊपर वाला हो जाएगा आपका 1 से 3 का होगा। देखिए क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर करवाने के लिए वो अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ताकि एक क्वेश्चन करने के बाद आपको बढ़िया से चीज़ें समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ ना छूटे। तो अगर आपको कहीं भी अगर डॉट हो जाता है, ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार बता दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, पढ़ना, और दूसरा क्या है आप फिर से मुझे बोलिए कि सर आप फिर से बताएं, तो ज़्यादा है। सेकेंड वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं जैसे ऑल इंडिया 2011 में पूछा हुआ है, तो मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहीं कहीं से उठा के डाल दे रहा हूँ या आपके क्वेश्चन बैंक से यहाँ पर क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो छोड़ के भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। अगर आप बोलेंगे मुझे कि सर फिर से बताइए तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, तो इसलिए भागना नहीं है और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। ये थर्ड नंबर कर लेते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन करने के बाद 3 क्वेश्चन हो गया और कुछ थ्योरी बता दिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब कर लेंगे, जो अगला लेक्चर हमारा आएगा यानी कि कल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए कि 2 पॉइंट चार्ज है हैविंग इक्वल चार्जेज, ठीक है, थोड़ी यहाँ पर धुंधला है, मैं बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों इक्वल चार्ज है, ठीक है, और सेपरेटेड बाय 1 मीटर। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो दे रखा है उसको आप नोट कर लीजिए, और कह रहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स 8 न्यूटन और फोर्स जो है वो 8 न्यूटन का एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आप देखिए Q दोनों इक्वल है, दे रखा है, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और फोर्स है आपका 8 न्यूटन, कह रहा है ना, तो इतना आप लिख दिए पहले, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ दे आर हेल्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस, कह रहा है ये सारे के सारे चीज़ को जो है ना वो वाटर में रख दीजिए उसी डिस्टेंस पर, तो आप बताइए फोर्स कितना होगा। जहां पर वाटर का जो के वाटर दे रखा है ना ये आपका एप्सिलॉन आर है, थोड़ा हम आपको याद दिलाएं, यहां पर देखिए, ठीक है, हाँ, कि यहां पर देखिए अगर आप एयर की बात कर रहे थे कर्सर, हाँ 1 मिनट, हाँ यहां पर देखिए अगर एयर की बात कर रहे थे तो यहां पे एप्सिलॉन आर गायब हो जाता था, ठीक है, और अगर आप जनरल बात करेंगे तो यहां पे एप्सिलॉन आर रहता है। तो अगर आप यहाँ पर एयर में दिया हुआ है, देखिए चीज़ों को, देखिए अगर मीडियम नहीं दिया है तो आप एयर ही मानेंगे, तो यहाँ पर एयर में दिया गया है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मीडियम के लिए दिया हुआ है ना तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये यूज करेंगे, यानी एक्स्ट्रा एक ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया हम एक्स्ट्रा वाला, तो आपको पता है ना कि ये इतना वाला जो है ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो एयर के लिए है, यहाँ पे ये देखिए ये दोनों बराबर है, एयर का ही है इतना, यानी कि F जो किसी मीडियम में आ गया ना वो F एयर बाई एप्सिलॉन आर के बराबर आ गया, और एप्सिलॉन आर को ही हम लोग के से नोट करते हैं। और एयर में कितना दे रखा है, तो एयर में आपका 8 न्यूटन दे रखा है यहाँ पर, तो इसके जब आप 8 रख दो तो 8/80, यानी कि जो इस वाटर में आ गया 0.1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा ये चीज़ में। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ पर मीडियम अगर चेंज करेंगे तो फोर्स बदल जाता है। कहने का इंटायरली क्या मतलब हुआ कि देखिए अगर मीडियम बदल जाएगा ना, जैसे 2 चार्ज पार्टिकल है, आप इसको हवा में रखे हैं तो कुछ और फोर्स रहेगा, इसी दोनों को जाके पानी में रख दीजिए कुछ और फोर्स लगेगा, इसी को जाके किसी मेटल के बीच रख दीजिए कुछ और फोर्स लगेगा, इसी को जाके आप क्या कर दीजिए आप तेल में जाकर रख दीजिए, ठीक है, केरोसिन में किसी चीज़ में रख dीजिए तो अलग अलग टाइप का फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें देखने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम अब लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज पहला क्लास था थोड़ा कम ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे। आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को आप स्क्रीन को होल्ड करके, ठीक है, बनाने का सिर्फ कोशिश कीजिए, क्वेश्चन लिखने का कोशिश मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आवश्यकता है तो मैं आपको PDF शेयर कर दिया करूँगा। लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स उठाए, ठीक है, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8210 552421। Thank you.